राणा हमीर जो ग्रेट ग्रैंडफादर आते हैं राणा कुंभा के। सो चित्तौड़ जिस समय पे रावल सिंह जी के समय पे, जब माँ पद्मिनी के समय पे जब चित्तौड़ गिरा, जब चित्तौड़ कैप्चर कर लिया गया, तो लेटर ऑन व्हेन ही रिकैप्चर्ड द चित्तौड़, उन्हें राणा ये पदवी मिली। ऐसा माना जाता है। कुछ का कहना है कि किसी उन्हीं के फैमिली में से, सिसोदिया वंश में से किसी ने जब मारवाड़ का रीजन जीता तब उन्हें वो राणा पदवी मिली, या कुछ लोगों का ऐसा मानना है कि हमीर से आई है, राणा हमीर से, एंड अलॉन्ग विद दैट उन्होंने ये पदवी इसलिए ली कि हमने अब चित्तौड़ फिर से जीता है। तो जब हम लोग महाराज कहते हैं, तो जैसे राणा के पहले इनके पास डिग्री होती थी रावल की, तो हम कहते हैं रावल रतन सिंह, रावल बाप्पा रावल। रावल का मतलब होता है, जैसे रावल का भी एक मतलब आता है, जैसे ओमेंद्र रत्न अपनी किताब में कहते हैं कि रावल का मतलब वो देते हैं कि जो राजनीतिज्ञ हो, जो वरत्व हो, वरत्व यानी कि स्वामित्व जिसके पास है, राजनीतिज्ञ, स्वामित्व का व, रा व ल यानी कि लक्ष्मीत्व जिसके पास में हो। तो वो 3 शब्दों के पहले अक्षरों से बनता है रावल, कि रावल, बाप्पा रावल, रावल हमीर सिंह, सारे जितने राजा हुए उनको रावल खुमान, रावल लगा हुआ है, रावल की उपाधि मिली हुई है कि ये राजनीतिज्ञ तो है, ये वरत्व यानी कि इसके पास स्वामित्व तो है, और तीसरा यानी कि लक्ष्मीत्व यानी कि इसके पास में पैसा भी है कि ये पूरे समाज को चला सके। बट व्हेन दे कैप्चर्ड चित्तौड़ अगेन, तब उन्हें ये लगा कि भाई हमने अगर फिर से ये जीता है तो हमें वो अभिमान, वो घमंड हमारे में नहीं आना चाहिए कि स्वामी हम हैं। हम राणा है। राणा का मतलब वो होता है जो लड़वैया हो, जो लड़े। राजा वो है, स्वामी एकलिंग महाराज है। हमारे राजा जो है वो है, हम तो राणा है, हम तो इनके नीचे काम करेंगे। सो इनमें भी फुल्ली ऐसा नहीं था कि टोटली आपके पास में मेवाड़ की जो सिस्टम थी उसमें कोई एक ही राजा होता था। डेमोक्रेटिकली अलग अलग जगहों के छोटे छोटे सामंत होते थे, वो सारे सामंत मिलकर राजा का चुनाव करता था। सो ऑन दैट बेसिस ये अपने आप को एकलिंग महाराज का दीवान समझते थे। दीवान में भी ये फैमिली जो थी, सिसोदिया फैमिली थी, ये सुपेरियर फैमिली थी सारे सामंतों में। तो सिसोदिया फैमिली में से ही एक राजा बनता था, लेकिन वो राजा अपने आप को राजा ना कहते हुए अपने आप को एकलिंग महाराज का दीवान, अकाउंटेंट टाइप, कि मैं अकाउंटेंट हूँ, मैं पूरे प्रजा की रक्षण करूंगा मेरे राजा के लिए। दैट्स वाई महाराजा शब्द और महाराणा शब्द में ये फर्क है, राणा में ये शब्द है। देन लेटर ऑन बिकम, राणा के बाद में जब बाकी के जितने हुए, सो उन्होंने रण मैदान में भी बहुत झंडे गाड़े, या फिर रण मैदान में भी उतना शौर्य दिखाया कि उनके नाम के सामने महा लगने लगा। तो दैट बिकम्स राणा से महाराणा, बट इट इज वेरी मच डिफरेंट फ्रॉम द वेरी वर्ड महाराजा। गॉट इट। अब आप मुझे एक टाइमलाइन बता दीजिए मेवाड़ की, कौन कौन राजा थे, क्या क्या था, एक पूरी टाइमलाइन बता दीजिए ताकि कॉन्टेक्स्ट सेट हो जाए। मैं अभी बहुत ज़्यादा राजाओं के नाम तो नहीं लूँगा, क्योंकि एक तो इनका इतिहास रहा है 1000 साल के ऊपर का। अभी एक छोटा हम राजाओं के नाम लेते रहेंगे तो बहुत ज़्यादा मेजर वाले लेते हैं। स्टार्ट होता है गुहिलोत वंश से, गुहिल वंश से। सबसे पहले आते हैं आपके बाप्पा रावल। बाप्पा रावल, ये बेसिकली इनका जन्म बताया जाता है गुजरात के सेक्शन का। सो बाप्पा रावल आते हैं जिनका ओरिजिनल नाम था कालभोज। अब उनका नाम बाप्पा पड़ा क्योंकि बाप्पा मीन्स फादर फिगर, राजस्थान में फादर फिगर, एंड रावल मीन्स वो उपाधि उन्हें मिली थी। सो वो उपाधि कैरी ऑन हुई, बाप्पा रावल हुए। फिर बाप्पा रावल के बाद में बाप्पा रावल का सबसे बड़ा योगदान ये रहा कि बाप्पा रावल वॉज द फर्स्ट वन जिन्होंने पूरे भारतवर्ष के बारे में सोचा। मतलब एक राजपूतों पे जब ये आरोप लगता है कि राजपूतों ने तो सिर्फ अपनी राजपूताना बचाई, नहीं, ऐसा नहीं है। अगर बाप्पा रावल नहीं होते, या उस समय वो राजपूत वहाँ पे नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर को नहीं पकड़े होते, आज भी अगर इंडिया की सबसे, अभी तो चलो कश्मीर के वो साइड भी हमें वहाँ से भी अटैक होने के चांसेस है, चाइना से भी होने के चांसेस है, लेकिन जिस समय पे अरब्स के अटैक हो रहे थे वो सबसे ज़्यादा नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर से ही हो रहे थे। सिंध आपके हाथ से जा चुका था। सिंध के राजा को मार के उनकी लाशों को, मुंडियों को वहाँ के मार्केट में घुमाना, उनकी बेटियों को नग्न अवस्था में जाके अरब के हजाज करके, वहाँ का उस समय का जो अरबी खलीफा था मोहम्मद बिन कासिम ने हजाज के लिए, 17 साल का था मोहम्मद बिन कासिम, हजाज के लिए जब जिस समय सिंध जीता, सिंध के बेटियों को उसने नग्न अवस्था में मार्केट में बेचा था। बहुत बहुत बुरी अवस्था थी। तो अब जिस समय पे बाप्पा रावल को ये बात पता चली कि ये लोग आगे आ रहे हैं, अब उस समय पे एक्चुअली मेवाड़ में मोरी वंश था, मोरी वंश काम कर रहा था। बाप्पा रावल वॉज वर्किंग अंडर देम। सो बाप्पा रावल को जब ये बात समझी कि अब हमें आगे
एक्सीड करना होगा. सो व्हाट ही डिड, ही कॉन्टैक्ट, उस समय पे उन्होंने चालुक्यास से कॉन्टैक्ट किया. चालुक्यास वर इन गुजरात सेक्शन. उन्होंने गुर्जर प्रतिहारास के साथ में कॉन्टैक्ट किया विच वर रूलिंग इन मालवा मध्य प्रदेश सेक्शन. उन्होंने राष्ट्रकूटास को कॉन्टैक्ट किया जो कर्नाटका और सदर्न महाराष्ट्र में कॉन्टैक्ट कर रहे थे. चारों की अलाइनमेंट के साथ इन्होंने मोहम्मद बिन कासिम के आने वाले अगले जो उनके जो सेनापति आए थे उनको हराया था. एंड नॉट जस्ट दैट, उन्होंने सिर्फ उन्हें नहीं हराया, उसके बाद में जब ये लोग एक्सपांड करते गए, जैसे आपको पता होगा रावलपिंडी एक शहर आता है, बाप्पा रावल के नाम से पड़ा हुआ शहर है. पाकिस्तान में जो रावलपिंडी आता है, वो एक्सटेंड करते गए अफगानिस्तान से लेके वहां पे उन्होंने चौकियां इस्टेब्लिश करी. सो आफ्टर बाप्पा रावल जब इतने बड़े पैमाने पे उन्होंने इतना धोबी पछाड़ दिया था अरबियों को, जो आज तक किसी ने नहीं करा था, विथ अ वेरी फ्यू आर्मी इन हिज हैंड, उसके बाद में तकरीबन 50-60 साल तक कोई बड़ा आक्रमण नहीं हुआ है. किसी ने हिम्मत नहीं करी है. फर्स्ट वन की जिनको ये पता चला कि थिंक अबाउट कि हमें ऐसा अलाइनमेंट बना के चलना पड़ेगा, क्योंकि चालुक्यास एंड राष्ट्रकूटास एंड गुर्जर प्रतिहारास, इनकी कुछ आर्मी नॉर्दर्न गुजरात में फाइट कर रही थी, तो कुछ आर्मी ऊपर के क्षेत्र में फाइट कर रही थी. ये लोग मालवा तक भी पेनिट्रेट कर चुके थे. सो बाप्पा रावल के बाद 100 साल के बाद एक आता है आपके रावल खुमान. अब रावल खुमान ये 800 से 8वीं से 10वीं शताब्दी में 3-4 रावल खुमान हुए हैं. अच्छा. बट वाई रावल खुमान में जो रावल खुमान द्वितीय हुए, 3 हुए, उसमें द्वितीय जो है वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि लेटर ऑन आक्रमणों को इन्हीं ने संभाला है, रावल खुमान ने. अब इस पे अगर आप ये करें तो इस पे तो 3-4-5 पॉडकास्ट बन जाए, इतने सारे इनके पास में हीरोज है. देन आफ्टर रावल खुमान एक हम समझते हैं कि कुछ 200-300 साल के बाद में बीच में बहुत सारे हुए, ऐसे नहीं हुए. फिर एक आते हैं आपके रावल रतन सिंह, है ना. रावल रतन सिंह जिसमें पद्मिनी जी का बहुत बड़ा रोल कॉल आता है, जिसमें खिलजी ने अटैक किया था. देन पद्मिनी जी ने जो जोहर वहां पे, बताइए इस सीन के बारे में. जो जोहर हुआ था, सी व्हेन डिफरेंट सल्तनट्स वर वर्किंग हियर, द बिगेस्ट डी फैक्टो रूलर जो भारत में उस समय पे अपना होल्ड पकड़ के बैठे थे कि जो भाई दिल्ली सल्तनत को डायरेक्टली चैलेंज कर सके, दोज वर मेवाड़ीज ओनली. ऐसा नहीं है कि सदर्न इंडिया में नहीं थे, बट मेवाड़ का और इनका डायरेक्ट कॉन्फ्लिक्ट होता था. सिंस मेवाड़ वाज स्टैंडिंग ओवर देयर, बाकी सारे राजपूत भी इन्हीं के साथ अलायंस में रहते थे. सो व्हेन, अब वो कहानी आती है कि व्हेन खिलजी न्यू अबाउट माँ पद्मिनी, माँ पद्मावती, सो ही वेंट ओवर देयर, राइट. कुछ जगहों पे माँ पद्मिनी नाम आता है, कुछ जगह पद्मावती नाम आता है. सो व्हेन ही वेंट ओवर देयर, ही वांटेड हर, है ना. वो फिल्मों में जो पूरा सेक्शन दिखाया, एंड देन रावल रतन सिंह जी को किडनैप करके लेके गए, उसमें गोरा बादल गए, गोरा बादल उनको छुड़ा के लेके आते हैं. दैट्स अ होल बिग स्टोरी ऑफ रावल रतन सिंह एंड माँ पद्मिनी. सो इसके बाद में जब रावल रतन सिंह जी की मृत्यु हो जाती है, जब वो शहीद हो जाते हैं, साका, उसके बाद में एक साका भी होता है, और साका के समय पे ये लोग जोहर करते हैं. साका यानी कि जब पता चल चुका है कि अब चित्तौड़ नहीं बचने वाला है, तो जितने राजपूत होते हैं वो सारे के सारे निकलेंगे तलवार लेके, केसरिया बांध के, कि भाई अब कोई बचने नहीं वाला, तो अब हम तो मरते हुए मरेंगे, और हमारी जितनी स्त्रियां वहां होगी, स्त्री जितनी होगी वो जोहर करती थी. सो एक हुआ रावल रतन सिंह जी का, तो चित्तौड़ वहां पे गिरता है. मतलब मेंस क्या करते थे? साका करते थे. अच्छा, क्या होता है वो? साका यानी कि एक तरह से साका, केसरिया, और मेन और वुमेन दोनों मिलकर साका करते हैं. साका इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ केसरिया एज वेल एज जोहर. केसरिया यानी होता है कि आप केसरी कलर की एक फेटा पगड़ी बांधो, और आपको पता है कि आज आप वापस नहीं आने वाले हो, तो आप तलवारें लो और युद्ध मैदान में उतरो, क्योंकि आपको पता है इसके बाद आप मरने वाले हो, आप बलिदानी होने वाले हो. और उनकी जितनी भी वाइफ्स होती थी, या फिर जितनी भी स्त्रियां वहां पे होती थी, वो जोहर करती थी. इवन अगर वो मैरिड नहीं है तब भी डिपेंड करता है ये सब चीजें, लेकिन मेजोरिटी में औरतें हाथ में ना लगना, यही उनका मेन मोटो होता था कि हमारा. अब उसमें ये एक रीजन क्या था ना, इसका वन ऑफ द बिगेस्ट रीजन ये था, अरब रूलर्स या जितने भी इन्वेडर्स आए, दे इवन यूज्ड टू हैड सेक्स विद द डेड बॉडीज. सो इवन इफ यू आर डाइंग, दे डोंट केयर. तो हमारे शरीर को हाथ ना लगे, इसीलिए वो जोहर होता था. तो ये राजा का और अलाउद्दीन खिलजी की जो लड़ाई थी, ये सिर्फ माँ पद्मिनी की वजह से? नहीं, ऐसा नहीं था. सी, जब अटैक हो ही रहा है, सो